ऑन कर दो। कर दिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल विकास बिहानिया पर आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते हुए ऐसी संस्था का आगाज किया जो न जाने कितने निर्धन परिवारों के बच्चों के साथ में ऐसी अवस्था आई जिससे कि उनके जीवन के अंदर आज वो खुशहाली उन्हें प्राप्त हो रही है। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ, आप ही उनकी ही जुबानी उनसे आप परिचित होंगे। जी अपना परिचय दीजिए, आप का नाम क्या है और कैसे आप कार्य करते हैं, कैसी आपकी सोच से प्रारंभ हुआ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दौलत राम माल्या है। वैसे तो मैं प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन आर्किटेक्ट के साथ साथ एक समाज सेवा का एक शौक भी कह दो, ये मालिक की कृपा भी कह दो, समाज सेवा के भी हम छोटे मोटे काम करते रहते हैं। तो वो मेरी हॉबी है। ये मेन जो काम है प्रोफेशनल, वो एवन आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। एक हमने संस्था बना रखी है, समाज सेवा के काम करते हैं, निर्धन बच्चों की सहायता करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं। एक वस्त्र बैंक हमारा चलता है और हम जो उत्कृष्ट समाज में काम करते हैं उन लोगों को सम्मानित भी करते हैं। तो इस तरीके से साल के अंदर 7-8 प्रोग्राम करते हैं समर्पण संस्था के माध्यम से। उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। माल्या जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समर्पण संस्था का ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए, मैं क्या बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल में रहा हूँ। पूरा परिवार संत निरंकारी मिशन के साथ जुड़ा हुआ है और जो मिशन में जो सेवा की बातें होती है, बचपन से ही जब मैं पैदा हुआ तो निरंकारी परिवार में, तो निरंकारी मिशन में जो सेवा की भावनाएं होती है, सेवा की बातें होती है, सत्संग का रंग था, तो वो भावनाएं बचपन से ही थी। उस समय तो अभाव था, बचपन में गरीब फैमिली में जन्म हुआ, लेकिन जैसे जैसे मालिक की कृपा हुई, जब संपन्न हुए, उसके बाद वो जो भावना थी सेवा की, उसको पूरा करने के लिए फिर संस्था का निर्माण करके भाई अब हम जब कुछ समाज को लौटाने वाले बने हैं तो कोई व्यक्ति सोसाइटी भी हम करें, उस भावना को लेकर संस्था। निर्धन बच्चों की सेवा करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? वो पीड़ा है जो जिसको पीर महसूस होती है, वो आदमी उसके लिए काम करता है। मैं भी बचपन में निर्धन अवस्था में पढ़ाई की है, 10-10 रुपए के लिए तरसते थे, 7-8 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे। मुझे याद है अभी भी जो PMT PET के एग्जाम लगते थे मेरे उस जमाने में, तो 100 रुपये फीस लगती, वो भी मेरे पास नहीं हुआ करती थी, मैं नहीं दे पाता। तो वो सारी परिस्थितियाँ थी, लेकिन वो मन में एक भाव था कि मालिक की कोई कृपा हुई और पढ़ लिख के मैं कुछ बना तो मैं भी कुछ औरों के लिए जो भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उन बच्चों की हेल्प करूँगा। जी, आपने वस्त्र बैंक की स्थापना की, ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि मैं एक वस्त्र बैंक का यहाँ पर अपने आप स्थापित कर सकूँ? ये आइडिया आपको कहाँ से आया वस्त्र बैंक का? देखिए क्या है, बचपन में जब मैं 10वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ता था, हमारे पापा जी यहाँ चौड़ा रास्ता है जेपी में, चौड़ा रास्ता पे लेके जाते थे। पापा जी कहते, पापा जी कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। पापा जी क्या है कि हम दोनों भाइयों को लेके आते हैं यहाँ पे, और वो जो ठेले पे वहाँ पे क्या है पुराने कपड़े बेचते थे, आज भी शायद बेचते होंगे। तो पुराने कपड़ों को 50 रुपए की पैंट, 120 रुपए की शर्ट, इस तरीके से बेचते थे। तो वो वहाँ से चेक करके हम पहन के जाते थे, वहाँ से लेके, और हमारे को तो ऐसा लगता है हम नहीं पहने, बड़ा खुश होते थे उससे, लेकिन हकीकत में वो पुराने होते थे। तो वो भावना उस समय की मेरे अंदर थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब फिर विचार आया कि हम कुछ क्यों है, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, अथाह कपड़े होते हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी रहती है, और कुछ लोग जो उनको तन रखने का नहीं कपड़ा, तो उन लोगों को बैलेंस करने के लिए वो एक्स्ट्रा जिनके पास कपड़े हैं, आजकल क्या है कि शादी में जाते हैं, बच्चियाँ जाती है, 1-2 बार फोटो में आ गई, फिर उस कपड़े को रिजेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं पहनेंगे। तो वो ऐसे कपड़े बहुत सारे संपन्न लोगों के पास हैं, उन कपड़ों को हमारे वस्त्र बैंक में डोनेट करें, तो उन कपड़ों को हम जो
जरूरतमंद है, उनके पास कम रखने को उनके काम है। इस भाव को लेके आपका एरिया ये वस्त्र बैंक का कहाँ तक विस्तार हो पाया है अब तक, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? सन 2018 में समग्र वस्त्र बैंक की स्थापना करी और उसमें हमने क्या किया था कि हमारा भाव वस्त्र बैंक का तो बनाने का नहीं था। उस समय हमने ये सोचा कि लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठे करें, फिर एक अलग अलग ले जाके जरूरतमंदों में उनको बांटे। तो पूरे जयपुर में हमने 25 सेंटर बनाए थे और 25 सेंटरों पे जो संस्था के मेंबर जुड़े उनके घरों के एड्रेस बनाए थे और उन पे इतने कपड़े आए, उस समय आइडिया था नहीं। फिर हम सब कपड़ों को जब एक तरह इकट्ठा किए तो पूरी फैक्ट्री लग गई, वहाँ पे गाड़ियाँ भर के कपड़े आ गए। हम सोचे अब क्या करेंगे, तो उसमें क्या पहले छटनी लगाए, तो संस्था में जो भी सेवाभावी जो जुड़े हुए हैं वो सबने मिलकर उसकी छटनी की, कपड़ों की, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, महिलाओं के अलग, वो सब छाटे। छाटने के बाद में हमने 4-5 जगह उनको बांट भी दिया। बांटने के बाद में हमारे पास बहुत सारे कपड़े बच गए। उसके बाद फिर आइडिया आया कि क्यों ना अपने पास कपड़े तो बची रहेंगे, अपने वस्त्र बैंक की क्यों ना बनाए। तो वो मेरे पास 2 कमरे खाली के, तो उस समय उन 2 कमरों में वो कपड़े इकट्ठे किए और वस्त्र बैंक चालू किया। और वो चालू तो 2018 में किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको बड़ा रूप हो गया। तो राजस्थान में इसका विस्तार है। जो बाहर से हमारे पास अभी नागौर से एक लिस्ट आई है कि वहाँ कुछ कलाकार की मिलियाँ रहती है, झोपड़ियाँ बना के रहती है, तो उनकी लिस्ट आई, तो उनके लिए पैकिंग करवा के सारे कपड़े भिजवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इस संघर्ष की राह में चलते हुए कहाँ से आपको ये प्रेरणा, ये ऊर्जा मिलती है जो निरंतर आप मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं? ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत तो देखो परमात्मा है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि आदमी के पास एक तो होता है सुख और एक होता है आनंद। सुख हमें भौतिक पदार्थों से मिल सकता है, जो भी हमारे पास एक माया है, धन माया है, अच्छे गद्दे में सो लो, आराम मिल जाता है, और जितनी भी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, उनसे शरीर को आराम मिलता है। लेकिन जो आनंद है वो जब हम दूसरे को देते हैं, दूसरों के परमार्थ के लिए अच्छा काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वहाँ से आनंद की शुरुआत होती है और उस आनंद के लिए ये काम होता है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भविष्य में आपके बड़े इरादे क्या है? इरादा ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सेवा नदी की तरह बहते जा रहे हैं, मालिक की रजा मालिक जाने कहाँ ले जाएगा। बाकी हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्गों को एक साथ रखना चाहते हैं। तो जमीन तो संस्था में हमारे पास में उपलब्ध होगी, अब उसमें एक बिल्डिंग बनाएंगे। इंडिया में शायद जो बहुत कम है, विदेशों में चलता है दादा पोता संस्था। वहाँ पे क्या है कि जो अनाथ बुजुर्ग और अनाथ बच्चे, ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं है या प्रताड़ित बुजुर्ग हैं वो, और जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उन दोनों को हम मिक्स में रहेंगे। नक्शा इस तरीके डिजाइन किया कि बीच में कॉरिडोर है, दोनों तरफ 2 डॉर्मेट्री है, इधर बच्चे रहेंगे, इधर बुजुर्ग रहेंगे, दोनों एक दूसरे को पूरक सिद्ध हों, उनको बच्चों का प्यार मिले, उनको माँ बाप का प्यार मिले। इसी सोच के साथ हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कभी कराने वाला ईश्वर है, जल्दी दुआ करें, जल्दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड 2020 में मिला, वो आपके जीवन के अंदर क्या आपको संकेत देता है, क्या अनुभूति कराता है कि क्या आने वाले भविष्य में आप वर्ल्ड के अंदर अपनी पहचान बना पाएंगे? वैसे तो देखो बहुत सारी संस्थाओं से अवार्ड मिल चुके। अब लोग, पहले तो मैं तो समझता भी नहीं था कि अच्छा काम करने से कोई अवार्ड ही मिलता है, लेकिन जैसे जैसे संस्था बनाई, काम करें, लोग बुला बुला के सम्मानित कर रहे हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड था वो सामर्थ्य सेवा संस्थान ने दिया है पिछले साल, और उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पूरे इंडिया से 5 लोग सेलेक्ट किए और उसमें मेरे को भी रखा था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। ताकि उस लाइफ में था नहीं कि वो समझते थे, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला। जी मालिया जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इस संस्था के साथ में जो लोग क्यों जुड़े आपकी, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संस्था के साथ तो देखो पूरी मानवता के हम यहाँ इसलिए ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोग। पहले तो हम कोई जाति की बात नहीं करते, कोई धर्म की बात नहीं करते, कोई दलित की या कोई उसकी सवर्ण की बात नहीं करते, हम पूरी मानवता की बात करते हैं और पूरी मानवता के लिए हम काम करते हैं। यहाँ हमारी संस्था में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सब लोग हैं, सब लोग मेंबर्स हैं और सबके लिए हम काम करते हैं। जो भी पीड़ित मानवता के व्यक्ति हैं उनके लिए हम सेवा के काम करते हैं। तो लोगों को ये बात
अच्छी लगती है कि वर्ग विशेष के लिए काम करके न करके और पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो उस भावना को देख के भी लोग जुड़ते हैं और कई IAS जुड़े हुए हैं, जज जुड़े हुए हैं, कई सारे मेंबर्स बहुत सारे जुड़े हैं। 78 तो हमारे संसद मेंबर हैं, हमारे 23 जो है मुख्य संसद मेंबर है जो 21,000 से हमारी मेंबरशिप है। और उस मेंबरशिप में भी कभी मेंबर बनाने नहीं गए भाई हमारे मेंबर बने हो सकता है। चेक लाते हैं लोग, खुद यार अच्छा काम करते हैं, इस अच्छे काम में उस भाव से लोग जुड़ते जाते हैं और उसी भाव से पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं। कोई खर्चे नहीं है, जो भी पैसा मेंबरशिप का आता है और डोनेशन का कोई आता है, पूरा पैसा 100% परोपकार में खर्च करते हैं। किसी भी तरीके के हमारे खर्चे नहीं है। मेरे कोई ऑफिस का खर्चा नहीं, मेरे स्टाफ काम कर लेते हैं, न हमारे पास कोई किराया ऑफिस का किराया जाता है, न कहीं हम जाते हैं, किससे मिलते हैं जुलते हैं, कोई काम करते हैं, न कोई पेट्रोल काम करने से लगाते हैं। जो भी पैसा एक्चुअल गरीब बच्चे की फीस देनी है तो उसमें लगाते हैं, तो जो एक्चुअल जरूरतमंद है उस पैसे को खर्च करते हैं। तो वो सब लोगों की पारदर्शिता का जिस तरीके से हम काम करें सबको पता होता है, उसी भाव को देख के जो लोग जुड़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मालिया जी ने अपने पूरे के पूरे जो खाका यानी कि भविष्य के मॉडल को भी सभी के समक्ष रखा कि मानवता की सेवा के लिए जो भी आगे आते हैं वो सारे के सारे एक कारवां के साथ में मिलते हुए चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, समर्पण संस्था को शुक्राना करना चाहता हूँ जो मानवता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, सबके भले के लिए, निर्धन बच्चों के लिए, अनाथों के लिए आपकी संस्था बुलंदियों पर पहुंचे, ये शुभकामना मेरी है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया आज जयपुर राजस्थान में आया हुआ हूँ। समर्पण संस्था के माध्यम से समर्पण वस्त्र बैंक जो फाउंडर दौलत राम मालिया डॉक्टर साहब चलाते हैं, निरंतर उनका प्रयास यही है कि जनमानस को बिना कपड़ों के न छोड़ा जाए। ये उन्होंने अपना वस्त्र बैंक बनाया हुआ है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग अपने वस्त्र यहाँ पर डोनेट करते हैं। इनका नाम क्या है? ये शंकर चंदेल जी हैं, ये सेवा करते हैं, इनसे भी बोलो। जी चंदेल जी, आप ये बताइए, आपको ये सेवा करने से आपको कैसा महसूस होता है? मैं साहब यहाँ पे अपने 2-3 घंटे सेवाएं देता हूँ और आराम से मुझे ये वस्त्र बैंक पूरा ये सजाया हुआ है। मैंने अपने तरीके से इसको सेटअप किया हुआ है। इसमें बच्चों के कपड़े अलग मिलेंगे, बड़ों के अलग मिलेंगे, हर साइज के कपड़े अलग अलग रैक में सजा के हमने दिए हैं। कोई भी वस्त्र मतलब गरीब के लिए एक भी वस्त्र बेकार नहीं जाना चाहिए। हम उसको पूरा नाप के हिसाब से हम देते हैं और ये सेवा करके मुझे बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है गरीबों की सेवा करने के लिए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं मालिया साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये समय समय पे मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छी अच्छी बातें भेजते हैं। इनकी भावनाओं को देख के ही मैं इस समर्पण संस्था से जुड़ा हूँ और मैंने अपना सारा जीवन मेरा बचा हुआ सारा जीवन जो है मैंने समर्पण संस्था को समर्पित कर दिया है। मैं आजीवन इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ रहूँगा और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा परिवार है। मतलब थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समर्पण संस्था में वस्त्र बैंक जो हमारे बीच में फाउंडर डॉक्टर दौलत राम मालिया जी, निरंतर इनके अथक प्रयास से हर आदमी को ये महसूस हो कि वाकई मानवता की असली सेवा करने का जो जज्बा है, आज समर्पण संस्था के माध्यम से इनके आप स्टोर को देख सकते हैं। यहाँ पर टी शर्ट, शर्ट आदमी के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए जीन्स और सारी फॉर्मल ड्रेस वगैरह सारे के सारे इस वस्त्र बैंक में आप देख सकते हैं। निरंतर यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है मानवता के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से, आपने भी चंदेल जी को सुना, निस्वार्थ भाव से, कोई यहाँ पर पेमेंट की बात नहीं, फ्री में सेवा दे रहे हैं कि जितना भी मैं कर सकूं मानवता के काम आ सकूं। ऐसी इनकी सोच, ऐसा इनका जज्बा, ऐसा इनका जुनून और निरंतर मालिया जी के साथ में पूरे राजस्थान से, पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं और ये प्रयास है कि हम भी किसी के काम आ सके। हमारे घरों के अंदर जो वस्त्र पड़े रहते हैं,
किसी न किसी गरीब निर्धन बच्चों और बहन भाइयों के काम आ सके, ये इनका अथक प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज समर्पण संस्था के फाउंडर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और जो यहाँ पर चंदेल जी सेवा दे रहे हैं इनसे भी मिलकर ये गौरव महसूस हुआ कि वाकई अगर जज्बा सेवा करने का हो तो कहीं पर भी सेवा प्रारंभ की जा सकती है। थैंक यू। निवेदन करना चाहता हूँ, जो वस्त्र जो जिनके लिए पहनने के लिए काम में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बेकार है, वो वस्त्र बैंक में जमा कराने में भी असमर्थ हैं, तो वो मेरे निवास स्थान पे दे सकते हैं, और मेरे निवास स्थान पे भी देने में असमर्थ है, तो ऐसे कपड़े मैं उनके घर से लाने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। ये मेरा जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से कट रहा है और मैं बहुत ही आनंदित के साथ महसूस करता हूँ। माले साहब और सबके परिवार मेरे को बहुत अच्छा मिला है, और मैं तहे दिल से सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आप योगदान देते हुए ऐसे जुझारू लोगों की आवश्यकता है कि वाकई हम मानवता की असली सेवा कर सके। जब तक हमारे मन के अंदर ये भाव नहीं होगा, सेवा के अवसर कहीं पर भी पैदा किए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं पर भी कोई भी किसी के माध्यम से अगर ज़रूरतमंदों को वस्तुएं मिले, वो सबसे बेहतरीन सेवा होती है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। समर्पण संस्था के डॉक्टर मालिया जी के बीच में जो निरंतर हमारे बीच में सेवाएं देते हैं मुख्य संरक्षक के रूप में, आज मैं उन्हीं की जुबानी उनकी सेवाओं का ब्यौरा आपको सुनाऊंगा। जी, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम केन खंडेलवाल है और मैं संस्था से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और संस्था अपने कार्य जो कर रही है वो एजुकेशन के और दूसरे समाज सेवा के, वस्त्र बैंक इत्यादि काम काफ़ी कर रही है, और इन सभी से प्रेरित होकर मैं इनसे पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी न किसी रूप में हर कार्यक्रम में मैं सम्मिलित रहता हूँ इसके अंदर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने जज्बा और जुनून। निरंतर उम्र का कोई तगाजा नहीं होता, उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता। सेवा भाव करने का जज्बा कभी भी आपके जीवन के अंदर आपको कहीं भी प्रेरित कर सकता, मोटिवेशन कर सकता है। मानवता की सेवा के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। अभी आपने हमारी वीडियो के माध्यम से सुना ऐसे ऐसे मानवता का सेवा करने वाले जुझारू लोग निरंतर समर्पण संस्था के साथ में जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। पूरी मानवता को ये प्रेम का संदेश, निर्धन बच्चों की सेवा का संदेश, स्वास्थ्य का संदेश निरंतर देते जा रहे। थैंक यू, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।